हमारे थर्ड लेक्चर के अंदर हम अब वापस से आगे बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तक दो लेक्चर्स में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। लास्ट क्लास में हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी डिस्कस किया था और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो खाली फैक्टर्स है हमने उसको समझा था। आज हम माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये एक मेजर पार्ट हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर का। अगर हम बात करें तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसमें हम डिटरमाइन करते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अच्छा, क्विकली आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करके बताओ, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आपको मिलेगा? इंटरनल एनवायरनमेंट, आई मीन माइक्रो एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट? अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज आपको कहां पर मिलेगा, माइक्रो या मैक्रो? वेरी गुड, मैक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। करेक्ट। फिर हमने यहाँ पे इन सब पार्ट को पढ़ा था, ये हमने डॉलर लगा के छोड़ा हुआ, ये बाद में हम कवर करेंगे। ओके, फिर ये हमने देखा था इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट, विजन और माइक्रो मैक्रो। स्ट्रेंथ में आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट कैपेसिटी and weakness is inherent limitation. Then opportunity is your favorable condition and threat is unfavorable condition. और आप अगर SWOT एनालिसिस को देखो तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जिसमें हमने देखा था SW, SWOT में SW ये होता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट, राइट, और OT, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये होता है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट। मतलब माइक्रो एंड मैक्रो, इंटरनल एक्सटर्नल से यहां पर मतलब है माइक्रो एंड मैक्रो, राइट। अब आप देखो ये लाइन आपको सीए इंटर में याद आएगा। यूजिंग स्ट्रेंथ मिनिमाइज वीकनेस कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी एंड न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स। फिर environment which affects the day to day functioning of the firm, micro environment which affects the overall direction and thinking of the firm, that's macro environment। तो ये माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट था, राइट। और आप यहाँ पे देखिए माइक्रो एनवायरनमेंट के हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को कवर किया था। सॉरी, एक तो आप ध्यान रखना, इस पे भी आपको एमसीक्यू मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? जैसे आपको वो यहाँ पर दे देगा दिस एनवायरनमेंट, ओके, दिस एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स, ऐसे दे देगा अदर एंटिटीज हु कॉम्पीट फॉर द रिसोर्सेज एज वेल। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा है। या फिर वो क्या करेगा, ये एक लाइन दे देगा, प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट मैच्योरिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर, दिस रिलेट्स टू मार्केट। और हो सकता है आपको यहाँ पर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी फैक्टर्स दे दे। देखो, जब बात होता है प्राइस सेंसिटिविटी का तो वो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए देगा मार्केट, ठीक है। देन फिर आपको वो एक ऑप्शन दे देगा कस्टमर्स, फिर यहां से आपको एक ऑप्शन दे सकता है वो इकोनॉमिक और लीगल, इस तरह से। अब देखो, ये तीनों ही, इस चार में से तीन ऑप्शन आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बिकॉज प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट इज एनीवे बाय डिफॉल्ट द करेक्ट आंसर, बट प्राइस सेंसिटिविटी से कस्टमर को भी आप कोरिलेट कर सकते हो, यस और नो। मैं आपको एग्जाम में बता रहा हूँ, क्या परेशान हो सकते हो कि अच्छा प्राइस सेंसिटिविटी से कस्टमर्स भी तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स भी आपका आ सकता है कि हाँ, इकोनॉमिक्स में क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी और हमने पढ़ा है। सी दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द एग्जाम, और आपके पास चार ऑप्शन है और आपको फटाफट से वो चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। आया समझ में? तो आपको ये वर्डिंग्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन किसके लिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये आप अगर फैक्टर्स को ध्यान में रख सकोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज डेफिनेटली ये एमसीक्यू में आपको मिलेगा। एंड सेम वे यहाँ पर भी आपको ये एमसीक्यू के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पर एक एक करके एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट को कवर करते हैं। 15th आज है, हमें यहाँ से आज का टॉपिक को शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ पर आता है अपना कस्टमर्स, ठीक है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर कस्टमर्स के लिए मिलता है वो ये है, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, ठीक है, पीटर ड्रकर, द मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स। और आप देखो जितने भी बड़े आपको कंपनीज मिलेंगे, सक्सेसफुल कंपनीज मिलेंगे, सब ने क्या किया है, कस्टमर्स को क्रिएट ही किया है और उसके बाद में उसको रिटेन किया है। आप एग्जांपल लो, क्या आप गूगल की सर्विसेज हमेशा से ले रहे थे? आंसर इज नो।
आप बाकी और भी सारे फंक्शंस को चेक करो। क्या आप जियो, क्या नेटफ्लिक्स आप हर समय शुरू से देख रहे थे? आंसर इज नो। प्रोबेबली नेटफ्लिक्स पिछले 1 साल के अंदर पोस्ट लॉकडाउन और ज्यादा हिट हो गया, बट पिछले 1.5-2 सालों से नेटफ्लिक्स यहाँ पर ग्रो कर रहा था। क्या किया उन्होंने? कस्टमर्स को क्रिएट किया। क्या आप होम डिलीवरी हमेशा से स्विगी पे करा रहे थे? आंसर इज नो। स्विगी और जोमेटो अगर आप बोलो तो दे हैव ऑल क्रिएटेड द कस्टमर्स, और उसके बाद में सिर्फ क्रिएट नहीं किया, उसको खाली रिटेन किया है। अगर आपने कस्टमर्स को सिर्फ क्रिएट करके छोड़ दिया तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होगा, कस्टमर्स क्रिएट करोगे आप और रिटेन कोई और करके जाएगा। कितनों को पता है कि जोमेटो से पहले एक और ऐप था, यही फूड ऐप, टाइनी आउल करके, इस नाम से एक ऐप था। डू यू नो? डज एनीवन नो अबाउट दिस ऐप? टाइनी आउल था। टाइनी आउल समवेयर इन 2015 में आपको मिलेगा। मानसी प्लीज डोंट, यस थैंक यू। भाविन, आदित्य बोल रहे हैं हाँ शायद। ध्यान रखो, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आई नो द पर्सन हु क्रिएटेड टाइनी आउल। ठीक है, आप ये देखो, टाइनी आउल ऐप क्रिएट किया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था इनका। टाइनी आउल इन्होंने ऐप क्रिएट कर दिया। ऐप क्रिएट करने के बाद में इनके पास जो फंडिंग था ना, देखो ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये फंडिंग के ऊपर चलते हैं। इनको फंडिंग पैसा मिलते रहता है और ये बिजनेस चलाते रहते हैं। आपको क्या लगता है अमेजॉन प्रॉफिट पे, फ्लिपकार्ट प्रॉफिट कमा रहा है? आंसर इज नो। ये लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे, इनको कोई ना कोई यहाँ पर फंडिंग कर रहा है, इनको कोई ना कोई यहाँ पर पैसा दे रहा है। Amazon इंडिया इज नॉट मेकिंग मनी, बट Amazon जो ग्लोबल है वो वहां पर वो पैसा कमा रहे। तभी आप देखो जेफ बीजोस, करेक्ट, उसका अर्निंग्स आप देखो कितना है, राइट, ही इज द रिचेस्ट पर्सन। तो आप यहाँ पे देखो, ये जितने भी स्टार्टअप्स है इनको फंडिंग मिलते रहता है। जिस दिन ये फंडिंग खत्म हो जाता है उस दिन ये बिजनेस बंद हो जाएगा, अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाते तो। और फंडिंग कब बंद हो जाएगा? अगर आप अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाते हो कि आपका आइडिया काम कर रहा है या आपका जो बिजनेस मॉडल है वो वर्क कर रहा है। तो टाइनी आउल करके इस बंदे ने ऐप को स्टार्ट किया था, 4 फ्रेंड्स थे, उन्होंने टाइनी आउल को शुरू किया था। दिस ऐप वाज डूइंग गुड। ठीक है, जैसे जोमेटो और स्विगी आज की डेट में करता है ना, ये टाइनी ऑल एग्जैक्टली वही काम कर रहा था। बट उस वक्त प्रॉब्लम क्या था? एक तो 2015, मतलब ये टाइम से पहले आ गए थे। ये टाइम से पहले टाइनी ऑल केम टू द मार्केट मच बिफोर द टाउन, क्योंकि उस वक्त एक तो इंटरनेट और एप्स का इतना ज्यादा बिजनेस नहीं था। ठीक है, बिजनेस इन द सेंस पीपल वर नॉट वेरी फ्रेंडली विद द एप्स जितना आज फ्रेंडली है वो। दूसरा, टाइनी आउल कॉन्सेप्ट लेकर आ गया लेकिन फंडिंग सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए ये बंद हो गया। आप देखो, टाइनी आउल को देख के जोमेटो आया। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता जोमेटो टाइनी आउल को ही पूरा करके, बट उसी टाइम पर जोमेटो आया। और जोमेटो ने देखो पहले फूड डिलीवरी वगैरह का काम नहीं किया। जोमेटो ने क्या चीज शुरू किया कि आप अपने किसी भी रेस्टोरेंट का रिव्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। आपको कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो जनरली जैसे रहता है, हम किसी नए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं एंड वी डोंट नो कि वहां पर क्या अच्छा खाना मिलता है या क्या प्राइसेस रहेगा। ऑब्वियसली वी ऑल गो टू अ रेस्टोरेंट विद अ बजट की ओके, मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि वहां जाकर कुछ भी 5-10,000 का स्पेंडिंग करना है, राइट, वी गो देयर। तो हम वहां पर कई लोग इसलिए यहाँ पर मेन्यू को चेक करते थे। ठीक है मैं मारवाड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं बिलिंग वगैरह देख दिखा के फिर वहां पर जाता हूँ, राइट। और दूसरा यहाँ पे आप अगर देखो तो रिव्यूज वगैरह भी आप यहाँ पर पढ़ के देखते हो। तो जोमेटो ने सबसे पहले इसको शुरू किया, फिर जोमेटो को देखते देखते कौन आया? स्विगी। और स्विगी इतना हिट हो गया कि जोमेटो फिर वो जोमेटो गोल्ड वाला ऑप्शन लेके आया कि रेस्टोरेंट में जाके अगर आपको खाना खाना है तो 1+1 वाला ऑप्शन जोमेटो लेकर आया ना। इस पूरे केस में आप देखो तो जीत में कौन रहा? जोमेटो और स्विगी। बाकी सब आप अगर देखो, उबर ईट्स और ये सब जोमेटो ने, किसी को जोमेटो ने खरीदा, किसी को स्विगी ने खरीद लिया। अल्टीमेटली यहाँ पर कौन रह गया? जोमेटो और स्विगी। जबकि देखो, कस्टमर्स क्रिएट किसने किया था, कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? टाइनी आउल। लेकिन बिजनेस यहाँ पर आउट हो गया। तो इट योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स। सेम वे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ द क्लाइंट केम टू वन ऑफ टू माय सीनियर, और वहां जाकर उनसे डिस्कस किया और उनको बोला कि हम लोग जैसे ओला उबर है ना, वो बोलते हैं हम ऐसा ही ऐप बनाना चाहते हैं। एंड दिस आई एम टेलिंग यू बैक इन 2016। तो उनके पास आया और उनको बोला कि हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आ रहे हैं, तो हमें एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट करना है। तो उनसे पूछा कि बिजनेस मॉडल आपका क्या? तो बोला बिजनेस मॉडल ये रहेगा कि हम एक ऐप बनाएंगे, और जैसे ओला उबर है वैसे हम लोग यहाँ पे बाइक्स का करेंगे, मतलब टू व्हीलर, जो आज की डेट में ओला उबर ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो जब हमारे ये क्लाइंट मेरे सीनियर के पास आया था और जब डिस्कशन हो रहा था इनके बारे में, तो उनको यही बताया।
बोला आपको क्या लग रहा है आपके पास फंडिंग कितना है? सी आप यहाँ पे देखो, ओला एंड उबर, ठीक है, दोनों ऑल वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है। अगेन 2016 में आपको मैं बता रहा हूँ, ये वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। सबको ओला उबर के बारे में पता था। मोस्ट ऑफ द पीपल इनके मोबाइल फोन में उनके ओला उबर के एप्स थे, जो भी टैक्सी कैब्स वगैरह को यूज करते हैं। आप सोचो, एक ऐसे कॉम्पिटिटर के साथ आप वहां पे कॉम्पीट करने जा रहे हो जो ऑलरेडी किसी के मोबाइल फोन में सेट है, जिसपे कस्टमर्स का भरोसा भी है, ट्रस्ट है, ब्रांडिंग उसका बन चुका है। उबर ओला को क्या लगेगा, माइक्रो, मिनी, लग्जरी, जो भी सेडान कार यहाँ पे, यहीं पर वो टू व्हीलर ऐड कर देगा। वो जैसे ही टू व्हीलर ऐड करेगा, फिर आप मुझे बताओ, ओला उबर को छोड़ के कोई आपके बिजनेस में क्यों आएगा? कोई आपसे क्यों लेगा यहाँ पे पैसा? दूसरा, आप बोलोगे कि सर हम ओला उबर से सस्ते रेट में देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली हमारे पास आएंगे। तो पूरा का पूरा कहानी वापस फिर किधर आ गया? फंडिंग पे, राइट? वी बेसिकली डिड नॉट वांटेड आवर क्लाइंट कि आप बिजनेस को शुरू करो और आपके पास फंडिंग खत्म हो जाए और आपका मतलब बिजनेस टाइम भी वेस्ट हो और कुछ उसका रिटर्न भी आपको नहीं मिले। Are you understanding? So the objective of the business is what? It is to create and retain the customers. आप बताओ, ये याद रहेगा? By the way, exam MCQ question. This is a exam MCQ question. To the surprise, ये exam में पूछा था. Peter Drucker said the main aim of the the main aim of the business is to खत्म काम। ये आउट हो गया। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, द मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स। नाउ इट वाज सेड बाय वूम, तो चार लोगों का नाम आपको देगा, तो आपको ध्यान रखना है दिस वाज सेड बाय पीटर ड्रकर। अब हमें पता है कस्टमर्स कौन होते हैं। कस्टमर्स वो जो ऑर्गेनाइजेशन में हु पे द मनी टू अक्वायर द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, करेक्ट। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कस्टमर्स। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे तो आपका रेवेन्यू किधर से जनरेट होगा? एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है यहाँ पे कंज्यूमर एंड कस्टमर के बीच में। तो आप सब मुझे बताओ, आप सब कंज्यूमर हो या आप सब कस्टमर्स हो? आर यू ऑल कस्टमर्स और यू ऑल आर कंज्यूमर्स? मैं जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, उसके लिए आप लोग क्या हो? वैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो बाय डिफॉल्ट, बट अगर आपको कस्टमर या कंज्यूमर के डेफिनेशन में फिट करना हो, भाविन बोलते हैं बोथ, ओके, and most of you are saying consumers. So answer, correct answer is what? Correct answer is yes, you can say that you are both, but you are a consumer. Ultimately you are a consumer, क्योंकि customer क्या होता है? Customer is the one who buys the product or who avails the services, and consumer is the one who actually uses or consumes the product, ठीक है? So नाम से ही आप देखो, निधि आप नाम से ही चेक करो, consumer, one who consumes is the consumer. So you all are consuming my services, you all are taking my services. तो आप लोग क्या हो? आप लोग कंज्यूमर हो। हाँ, आप ये बोल सकते हो आपके पेरेंट्स क्या है? आपके पेरेंट्स कस्टमर है, बिकॉज दे आर पेइंग बट दे आर नॉट अवेलिंग द सर्विसेज आर अवेल्ड बाय यू। आ रहा है आपको समझ में? दो डेफिनेशन। हालांकि अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जाओगे तो आप और आपके पेरेंट्स दोनों यहाँ पर क्या है? कंज्यूमर है। बट आपको एक, जस्ट टू गिव यू अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, दैट वन हु पे फॉर द सर्विसेज और वन हु बाइज द गुड्स may not be a consumer, he can be a customer also, but consumer is the one who actually consumes the services or the products which are being sold. तो यहाँ पर वही वाला पॉइंट है, कस्टमर may or may not be a consumer। तो यहां पर बोथ लिखा था आंसर किसने? कमेंट सेक्शन को थोड़ा मेरे को स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। किसी ने यहां पर बोथ भी आंसर लिखा था, भाविन, करेक्ट। तो भाविन आपका आंसर क्या है यहां पर? करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका ये वाला पॉइंट, कि ये आपके लिए क्या रहेगा? दैट यू आर बोथ कंज्यूमर एज वेल एज यू आर कस्टमर, और कंज्यूमर इज द वन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स और यूजेस द प्रोडक्ट। अब ये जैसे बताया है, अ फादर में बाय अ प्रोडक्ट एज अ कस्टमर फॉर हिज डॉटर हु विल बी द कंज्यूमर हियर, ठीक है। सो कंज्यूमर ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये लाइन क्यों लिखा हुआ है? कंज्यूमर ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये लाइन क्यों लिखा हुआ है? दैट्स बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गुड्स को डेवलप करेगा या अपने सर्विसेज को डेवलप करेगा या उसमें चेंजेस भी करेगा, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्टीमेटली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट
उसके प्रेफरेंस, ये देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस और उनके बाइंग हैबिट्स के हिसाब से आपको गुड्स को दिया जाएगा। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर यहाँ पर? राइट, ओके। अब आगे आप यहाँ पे देखो तो हर ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली यही देखना होता है, हु आर देयर कंज्यूमर्स, हु आर देयर कस्टमर्स, वो क्या बेनिफिट्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर देयर बाइंग पैटर्न्स। आप अगर एक सिंपल एग्जांपल लो, जिस दिन मेरा पहला लेक्चर फिनिश हुआ था, आपको याद है मैंने पहले लेक्चर के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, आर यू ऑल कंफर्टेबल विद द टीचिंग, मैं जिस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दैट? तो उसका काफी बड़ा रीजन क्या था, वो यही चेक करना था मेरे को, दैट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आर यू ऑल कंफर्टेबल? क्योंकि अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, देन प्रोबेबली डेफिनेटली आप अपना पर्पस जो होगा वो यहाँ पर अचीव नहीं होगा, राइट? अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे को अगर पढ़ाता हूँ तो अगर वो स्टूडेंट को नहीं अच्छा लगता है फिर भी वैसे ही पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज दैट्स हाउ द सब्जेक्ट इज, ओके। सो आई कैन ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, बट सब्जेक्ट्स which are little dead or we how we say which are a bit dry or more theoretical, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही पढ़ना होगा। बट कीपिंग असाइड एवरीथिंग, हमें ये चीज यहाँ पर चेक करना होगा कि व्हाट आर द कंज्यूमर्स लुकिंग फॉर, व्हाट आर द बेनिफिट्स विच दे आर लुकिंग फॉर, उनका बाइंग पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से आप अपने गुड्स को यहाँ पर तैयार करते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिशन अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉम्पिटिटर्स दो तरीके के आपको मिलेंगे। कॉम्पिटिटर्स एक होता है आपके पास डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और एक होता है आपके पास इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। आप ये देखो, कंपटीशन यहाँ पर आपके पास दो रहेगा, एक होगा डायरेक्ट कंपटीशन और एक हो जाएगा आपके पास इनडायरेक्ट कंपटीशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट कंपटीशन ऑब्वियसली जिसके साथ आप डायरेक्टली यहाँ पर मतलब आप कॉम्पीट करते हो, जैसे आप अगर एग्जांपल लो जियो एंड एयरटेल, इनके इनके बीच में क्या है, इनके बीच में डायरेक्ट कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों एक ही सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, आप सेम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे बट एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहा है। देखो यहां पर जियो एयरटेल को इंपैक्ट कर रहा है, एयरटेल जियो को इंपैक्ट कर रहा है, और दोनों यहां पर क्या कर रहे हैं, बोथ आर प्रोवाइडिंग द सेम प्रोडक्ट, द सेम सर्विसेज। अब आपको मैं एग्जांपल यहां पर देता हूं इनडायरेक्ट कंपटीशन का। तो इनडायरेक्ट कंपटीशन में आप ऐसे देखो, यहां पर सपोज करो ज्यादातर आपको इनडायरेक्ट कंपटीशन कहाँ देखने को मिलता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लग्जरी प्रोडक्ट्स में कैसे रहते हैं, यहां पर आएगा पॉइंट, सपोज किसी के पास सरप्लस कैश पड़ा है, ठीक है, किसी के पास सरप्लस कैश पड़ा है, लेट्स से 10 लाख रुपीस का सरप्लस कैश किसी के पास है, या किसी को बोनस मिला है यहाँ पे 10 लाख रुपए का। अब आपको ये देखना है कि कोई इंसान क्या करेगा, ये 10 लाख रुपए का, ठीक है, हो सकता है ये 10 लाख रुपए को वो इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह परचेज कर ले, यहाँ पर बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर ले। हो सकता है वो ये बोले यार इस 10 लाख रुपए से मैं क्या कर लूँ, एक कार परचेज कर लूँ, या फिर वो ऐसा बोल दे कि 10 लाख रुपए को मैं एक इससे घर खरीद लूँ। ठीक है, अभी मुंबई में तो अपने को 10 लाख रुपीज में कहाँ घर मिलेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ टीयर 2 टीयर 3 सिटी, 10 लाख रुपए में एक घर खरीद लो। या फिर वो बोलेगा यार इस 10 लाख रुपए में मैं एक है ना यूरोप ट्रिप करके आ जाता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पर ट्रैवल कर सकता है। अब आप मुझे बताओ 10 लाख रुपए तो एक ही जगह स्पेंड होगा ना, हाँ, आप ये बोल सकते हो थोड़ा 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 इधर, बट आप मुझे बताओ 2.5 लाख में घर भी ले ले, दीदी को घर भी चाहिए, दीदी को गाड़ी भी चाहिए, दीदी को घूमना भी है, दीदी को सेविंग भी करना है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? आया समझ में? सो हम यहाँ पर क्या पॉइंट ले रहे हैं कि 10 लाख रुपीज को आपको एक ही जगह स्पेंड करना है, ठीक है। अब वो 10 लाख रुपीज आप कहाँ स्पेंड कर सकते हो, इनमें से कहीं एक, तो इनमें आपस में क्या हो गया, अभी इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा, यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया लग्जरी वाले में, देखो एसेंशियल वाले में इनडायरेक्ट कंपटीशन आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट जब लग्जरी प्रोडक्ट्स का बात आता है वहां पर आपके पास काफी इनडायरेक्ट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, कि हो सकता है लोग अभी यहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं करें, और हो सकता है लोग अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी में परचेज कर ले। जैसे इस समय अगर आप देखो तो मुंबई के अंदर बहुत लोग प्रॉपर्टी में
इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल का न्यूज़ था या कैसा था, उसमें ऑलमोस्ट डबल रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर अभी हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल डबल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर नीचे गिर गया। तो अब अगर लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ क्या लोग गाड़ी खरीदेंगे? सी सपोज करो ऐसा सिनेरियो हो जाता है, मेरे पास 10 लाख रुपीज है, या 10 लाख तो नहीं, चलो अभी यहाँ पे आपको मैं बोलता हूँ मेरे पास 40 लाख रुपीज है। अब मैं क्या बोलता हूँ यार, ये 40 लाख रुपीज में मुझे बॉम्बे में हाफ BHK भी नहीं मिलेगा, तो एक काम करो मैं रेंटेड अपार्टमेंट में ही रह लेता हूँ, ठीक है। और इस 40 लाख रुपीज में एक काम करता हूँ, 25 लाख रुपीज का मैं कोई यहाँ पर एक लग्जरी सिडान कार यहाँ पे परचेज कर लूंगा। ये सेडान कार परचेज कर लूंगा क्योंकि मुझे पता है अभी जो यहाँ पर घर मिल रहा है वो 70 लाख रुपीज का है। लेकिन सपोज करो अचानक से प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे गिर जाए और ये हो गया लेट्स से 50 लाख रुपीज। अब भी बताओ क्या मैं 25 लाख रुपीज का सेडान ही खरीदूंगा? नहीं। एक रैशनल इन्वेस्टर होगा वो क्या बोलेगा, 40 लाख में डाल देता हूँ, 10 लाख रुपए के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, EMI ले लेता हूँ या कहीं से एक बार पैसे अरेंज कर लेता हूँ और घर खरीद लेता हूँ। क्योंकि कार तो क्या है, कार इज अ डेप्रिसिएबल एसेट, 5 साल बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0%, स्क्रैप में बिकेगा। लेकिन अगर 50 लाख रुपए में मैंने एक एसेट को क्रिएट कर लिया, तो वो मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी, आप ये देखो, ये एक मेरा एक सिक्योर एसेट हो जाएगा, एक मेरा अपना खुद का घर हो जाएगा। सो अब आप देखो क्या घर और प्रॉपर्टी दोनों, मतलब प्रॉपर्टी और कार दोनों में कोई वैसे कंपटीशन है? आंसर इज नो। बट आप देखो यहाँ पर इस तरीके से इनडायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है, एंड ऑल दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को कॉम्पिटिटर्स के अंदर? ये क्लियर हुआ? ओके। अब देखो आप इसमें ये भी ले सकते हो, एक अगर आपको मैं एग्जाम्पल और दूं यहाँ पे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपटीशन को इस तरह से भी ले सकते हो। हालांकि 100% ऐप्ट नहीं है, बट आप ऐसे देखो, जैसे मैं बोल सकता हूँ बर्गर किंग का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? बर्गर किंग का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर फॉर बर्गर किंग वुड बी मैकडीज। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन बर्गर किंग का इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? ये इनडायरेक्टर लिख दिया। इनडायरेक्ट कंपटीशन उसका किसके साथ रहेगा? इसका इनडायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है, लेट्स से यू कैन आल्सो से वड़ा पाव। बिल्कुल करेक्ट। डोमिनोज, राइट। पिज्जा हट, बिल्कुल करेक्ट। कोई यहाँ पर चाइनीज रेस्टोरेंट है, उनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है। यहाँ पर कोई इंडियन कुजीन, तो जो अलग अलग कुजीन वाले हैं वो यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्ट कंपटीशन। और यहाँ पर डायरेक्ट कंपटीशन, मैकडीज, KFC, ये डायरेक्ट कंपटीशन में आ गया। अब कई लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर वड़ा पाव भी उसी कैटेगरी में आता है, तो वड़ा पाव का भी साथ भी सर जंबो किंग का भी डायरेक्ट कंपटीशन है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अनडाउटेडली आप चेक करो, पिज्जा, चाइनीज, अदर कुजीन्स, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट कंपटीशन है बर्गर किंग के लिए। क्योंकि आप एक सिंपल सा चीज देखो, बिल्कुल स्टारबक्स को भी आप बोल सकते हो, क्योंकि आप सिंपल सिनेरियो देखो, एक इंसान सपोज करो बर्गर किंग में खाना खाने के लिए जा रहा है, ठीक है। सो वन संडे इवनिंग यू डिसाइड कि आज बाहर खाना खाना है। तो अब अगर आपको बर्गर ही खाना है, तो आप या तो बर्गर किंग जाओगे या फिर आप मैकडीज में जाओगे, एंड लेट्स से यू ईट नॉन वेज, तो आप बोल सकते हो मैं KFC जाऊंगा। लेकिन अगर सपोज करो आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं, बर्गर नहीं खाना, मतलब बाहर तो कुछ खाना है, बर्गर किंग खा रहे हैं, लेकिन सपोज करो आप बड़ों के साथ जा रहे हो। अब हो सकता है फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनको बर्गर किंग नहीं जमे, वो बोले यार पिज्जा वगैरह तो ठीक है पर बर्गर किंग तो नहीं जमेगा, कहीं इंडियन रेस्टोरेंट में चलते हैं या कोई मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो हो गया ना इनडायरेक्ट कंपटीशन आपका बर्गर किंग से। कि अगर एक देखो बर्गर किंग में आपको यूथ काफी ज्यादा मिलेगा, आपको बर्गर किंग के अंदर कभी भी अंकल लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है, मिडिल एज अंकल आपको कभी भी नहीं मिलेंगे बर्गर किंग में बर्गर खा रहे, अनटिल अनलेस दे आर अकम्पनिंग अ किड, ओके। बट यस अगर आप पिज्जा हट देखते हो, डोमिनोज देखते हो, या इवन इंडियन चाइनीज ये सब रेस्टोरेंट्स में आप देखोगे तो आपको फिर भी मिल जाएंगे। तो ये एक आपके लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट कंपटीशन जैसा। सो आई होप आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आप ये देख लेना एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या ध्यान रखना है,
कि अगर आप सेम प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो यू आर अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, और अगर आप ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो जो सिमिलर है, या आई वुड से, आई वोंट इवन से सब्स्टिट्यूटेबल प्योरली, बट यस उसकी जगह ये भी चल सकता है, तो वहां पर हम उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। गाइस इज दिस क्लियर ये वाला पार्ट? तो देखो यहाँ पर हम इसको मॉड्यूल से फिर पूरा पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया, कॉम्पिटिटर्स आर द अदर बिजनेस एंटिटीज दैट कॉम्पीट फॉर द रिसोर्सेज। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए भी हो सकता है, मतलब फॉर रॉ मटेरियल्स आल्सो, एंड योर कंपटीशन कैन बी फॉर द कस्टमर्स आल्सो। भाई सप्लायर एक ही है, वो या तो मेरे को सप्लाई करेगा या आपको सप्लाई करेगा, तो अब हम दोनों में कंपटीशन हो गया, राइट? कस्टमर एक ही है, या तो वो मेरे से सामान खरीदेगा या आपसे सामान खरीदेगा, तो मार्केट में कंपटीशन हो गया। So it is rightly said that competition shapes the business, and a study of the competitive scenario is essential for the marketer, right? Why? Because उससे हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में हमें कंपटीशन से क्या क्या थ्रेट होने वाला है, राइट? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जब आप कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करोगे तो आपको ये देखना होगा, हु आर आवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, हमारे क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, क्या स्ट्रेटजीज है, एंड हु आर द मोस्ट अग्रेसिव एंड पावरफुल कॉम्पिटिटर्स हियर। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है, द कॉम्पिटिशन कैन बी डायरेक्ट, right? The competition can be direct or the competition can be indirect. So direct competition is what? Direct competition is between the organizations which are in the same business activity, selling the same kind of products or services which are related to each other or exactly the same. जैसे इंडियन शैम्पू sachet market, there are so many competitors, but at the same time competition can also be indirect. For example, competition between a holiday resort and a car manufacturing company for a available discretionary or spendable income to affluent customers is what it is, an indirect competition, right? हाँ रितेश, बिल्कुल करेक्ट, राइट? So here the products or services are so different, yet the customers to whom the business wants to sell are same. So यहाँ पर क्या हो गया, indirect competition। आपको क्या ध्यान रखना होगा, indirect competition में the products and services are different, yet जो customer से जो उसको खरीदेंगे वो क्या है, वो same है। तो ये आपके लिए indirect competition हो गया यहाँ पर। ये देखो आपको अलग अलग मार्केट में उन्होंने मार्केट शेयर दिया है, बट ये आई फील ओल्ड है, इसमें काफी चेंजेस आ गया, राइट? राइट नाउ मेनी अदर कंपनीज आर देयर, पतंजलि इज देयर, आईटीसी इज देयर, सो वो सब यहाँ पर नहीं है, बट डेफिनेटली उनका यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो दिस चार्ट इज ओल्ड, बट एनीवे आपसे कोई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने नहीं वाला, सो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर आया आपके पास ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली कौन लोग आते हैं, तीन लोग मेजरली यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। आप मुझे बताओ, एक कंपनी है, उसके चेयरमैन, मैं आपको बोल रहा हूँ एक ऐसी कंपनी है जिसके चेयरमैन है लेट्स से मिस्टर रतन टाटा, ओके, और एक कंपनी है जिसके चेयरमैन है लेट्स से विजय माल्या। आप मुझे बताओ, आप कौन सी कंपनी में भरोसा करोगे, रतन टाटा जी वाली कंपनी में या विजय माल्या की कंपनी में? विच कंपनी यू वुड ट्रस्ट मोर? रतन टाटा जी, है कि नहीं? वाई? बिकॉज इनके ऊपर आपको भरोसा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को डूबने नहीं देंगे, एथिकल है, पैसों का कुछ यहाँ पर मिसयूज नहीं होगा, हेरा फेरी नहीं होगी, ऑल दोज थिंग्स। अभी आप देखो सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा चल रहा है इसी के ऊपर। बाय द वे आप लोग अगर बिजनेस न्यूज को ट्रैक करते हो तो ट्रैक करना रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री। आप सिर्फ गूगल पे जाकर इतना लिखना, रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री, और लेटेस्ट जो आपको अपडेट मिले आप उसको सर्च करना। देखो व्हेन यू गो टू गूगल, डोंट डू द रिसर्च दिस वे कि आप वहां पे जो भी पहला पॉइंट आता है उसको आप देखने लगो। सी जब आप गूगल करते हो, कैन यू ऑल सी द गूगल स्क्रीन? कैन यू ऑल सी द गूगल स्क्रीन हियर? Yes. ओके, तो आप जब गूगल यहाँ पे करते हो तो ऐसा नहीं कि जो सबसे पहला आया उसी को उठा लो, वो तो बेसिकली पे करके भी ऊपर आ सकता है, ठीक है? देखो रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री, ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा है। अब ये तो टॉप स्टोरीज और ये सब एल्गोरिदम के हिसाब से आपके काम का क्या है, आप क्या कर सकते हो, मुझे लेटेस्ट न्यूज चाहिए आज से 2 साल पहले का, अभी 17 मार्च का न्यूज है, 30 अक्टूबर का न्यूज है, 25 सितंबर का न्यूज है, मुझे आज का न्यूज चाहिए, मुझे कल का न्यूज चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो जब आप यहाँ पे सर्च करते हो तो इधर आपको एक सेटिंग्स मिलेगा, कैन यू ऑल सी दिस?
ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन। तो सेटिंग्स में जब आप जाओगे या टूल्स में जब आप जाओगे, तो टूल्स में आपको मिलेगा एनी कंट्री, ऑल, एनी टाइम, ऑल द रिजल्ट। तो एनी टाइम में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो पास्ट 24 आवर्स, पास्ट 24, पास्ट आवर, पास्ट 24। तो यहाँ पे आप पास्ट वीक कर दो या पास्ट 24 आवर्स कर दो। तो पास्ट वीक अगर हम करेंगे तो आपको देखो अब यहाँ पर लेटेस्ट 4 दिन पुराना, 10 दिन पुराना, 10 घंटे पुराना, ये सारा न्यूज मिलता जाएगा आपको। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट आप यहाँ पर इसको जरूर से ट्रैक करना। मैं डेफिनेटली हो सकता है इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, फॉर श्योर आई विल पुट इट ऑन माय यूट्यूब। बाय द वे, मिस्टर हरीश साल्वे, ये बहुत बड़े लॉयर है इंडिया के, इज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये यूके के अंदर भी सुप्रीम सीनियर लॉयर है, एंड ही इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। गाइस, ही इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हरीश साल्वे। और आज की डेट में अगर आपको हरीश साल्वे के लिए बताओ, तो आप यहाँ पर देखो, ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड लॉयर इन इंडिया। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज ही इज अ लॉयर। ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड लॉयर्स, मतलब लोग ब्लैंक चेक देते हैं। और कुछ क्लाइंट्स अगर मैं आपको बताऊं हरीश साल्वे के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरीश साल्वे, अभी अर्नब गोस्वामी का केस हुआ, हरीश साल्वे वाज देयर। देन इनफैक्ट अगर राजस्थान में आपको पता हो, तो सचिन पायलट, हरीश साल्वे वाज द लॉयर। अभी रतन टाटा अगर आप देखो, तो रतन टाटा जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरीश साल्वे, राइट। सो ही इज वन ऑफ द टॉप लॉयर एंड इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप कभी यूट्यूब पे जाके हरीश साल्वे स्टोरी सर्च करना, आपको डेफिनेटली वहां पर वीडियो मिलेगा। इनका एक इंटरव्यू है, वो मैं आप लोगों के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, सो यू कैन वॉच इट देयर। इट्स वेरी नाइस, गुड इंस्पिरेशन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया, जो आपसे आगे है उनसे आप सीख सकते हो। तो हरीश साल्वे सर इज वन पर्सन जो आपके लिए काफी इंस्पिरेशन यहाँ पर हो सकते हैं। सो लेट्स गो टू दिस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसको हेड कर रहा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों को भरोसा होता है, और होना भी चाहिए। और ये काफी हद तक सही भी रहता है, बिकॉज क्या होता है, आप लोगों के ऊपर भरोसा करके बिजनेस में पैसा लगाते हो, और ये जो लोग हैं, ये कैसे विचारधारा के हैं, इनका कैसा एथिक्स है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। तो रतन टाटा जी बिल्कुल वैसा। आप इनफैक्ट ये भी चेक करो, किंगफिशर एयरलाइंस को जितने भी बैंक्स ने लोन दिया था, वो किंगफिशर के बैलेंस शीट को देखकर लोन नहीं दिया गया था। वो सिर्फ लोन किसके बेसिस पे दे रहे थे? विजय माल्या को देखकर, द किंग ऑफ द गुड टाइम्स। मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ, 2006 से लेके 2011, ऑलमोस्ट जब तक विजय किंगफिशर एयरलाइंस बस्ट नहीं हुआ, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ, विजय माल्या was not just a person, विजय माल्या was a brand। मतलब द किंग ऑफ द गुड टाइम्स, पेज 3 इसको कवर करता था, और मतलब हर चीज, किंगफिशर एयरलाइंस इज सो लैविश, इंडिया फर्स्ट लग्जरी एयरलाइन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप यहाँ पर सिनारियो सिंपली चेक करो, विजय माल्या डिफॉल्ट करेगा, ये तो मतलब ऐसा था कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विजय माल्या के पार्टी, किंगफिशर कैलेंडर आप लोगों ने सुना होगा, फॉर्मूला वन का टीम इन्होंने परचेज किया, टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड इन्होंने यूके में परचेज किया था, ठीक है, लाके एक्चुअली उन्होंने गवर्नमेंट को ही दिया था, बट ये परचेज दैट। फॉर्मूला वन का टीम था, देन वी हैड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो आप यहाँ पे और सिनेरियो चेक करो कि विजय माल्या आज की डेट में इट इज एज गुड एज, कि आज की डेट में आपको ये बोले कि मिस्टर मुकेश अंबानी किसी का पैसा खा के भाग गए, या मिस्टर मुकेश अंबानी पैसा खा के भाग गए, ये वैसा वाला बात हो जाएगा विजय माल्या के लिए कि गॉड, नो वन कैन वुड यू नो वाज इमेजिन्ड दैट विजय माल्या वुड डिफॉल्ट। तो किंगफिशर के बैलेंस शीट को देखकर तो किसी ने लोन दिया नहीं था। किंगफिशर तो ना, आज तक इन्होंने, किंगफिशर ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया, दे वर ऑलवेज मेकिंग लॉसेस। बट विजय माल्या के ऊपर सबको भरोसा था, तो उन्होंने पैसा यहाँ पर दिया। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो आप यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल्स हु आर ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशंस एंड वर्किंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन होते हैं? बाहर के लोग होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर काम करते हैं। अब उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या व्यू है, वो चीज यहाँ पर आएगा। सो आप यहाँ पे देखो, 3 लोग हैं यहाँ पर, एक है ओनर्स, एक है आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ पर एक आपके पास आ जाता है एम्प्लॉइज। अब आप मुझे एक क्वेश्चन आंसर करके बताओ, क्या ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनर्स ही नहीं होते, अलग होते हैं? ओके, राहुल का टेक्स्ट आया है, अलग होते हैं, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स?
ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या सेम होते हैं या वो अलग होते हैं? सोनी ने यहाँ पर लिखा है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बिजनेस। रितेश यहाँ पर आंसर कर रहे हैं होते हैं बट दे आर आल्सो द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। ओके, सो ओनर्स बेसिकली कौन हो गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? क्या मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा है, क्या मैं रिलायंस का ओनर बन गया? आई हैव परचेज्ड वन शेयर ऑफ रिलायंस, एम आई द ओनर? एम आई द ओनर? सो टेक्निकली अगर आप बोलो तो आंसर, आप बोलोगे हाँ सर, आपने शेयर परचेज किया, आप शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर कौन होता है? ओनर, सही बात है। लेकिन क्या मैं रिलायंस को ओ करता हूं? नहीं। रिलायंस का ओनर कौन होगा? ऑलवेज यू विल फाइंड रिलायंस के साथ में किसका नाम रहेगा? अंबानी फैमिली का नाम होगा, बिकॉज दे हैव द मेजर स्टेक। तो यहां पर ध्यान रखना, ओनर का यह मतलब नहीं है जिसके पास माइनॉरिटी स्टेक है, जिसके पास मेजॉरिटी स्टेक है उसका बात हम यहां पर कर रहे हैं, ओनर्स। अब यही ओनर्स क्या करते हैं? या तो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं या लोगों को अपॉइंट करते हैं एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट, और एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कि बोर्ड में यहां पर होते हैं। सो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है, आपको पता है एक कंपनी में रेजोल्यूशंस कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन? कोई भी कंपनी में डिसीजन कैसे लिया जाता है? हाउ इज डिसीजन टेकन इन अ कंपनी? किसी भी कंपनी में कोई डिसीजन, मीटिंग होता है, ओके, मीटिंग होगा, ओके, मीटिंग के बाद और किसका मीटिंग होगा? राइट, बिल्कुल करेक्ट, राहुल ने यहाँ पे आंसर किया, मीटिंग होगा एंड देन रेजोल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट। भावेन, राहुल करेक्ट, श्वेता करेक्ट। आप यहाँ पे देखो, कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कंपनी को मीटिंग करना होगा, ठीक है। और मीटिंग दो तरीके का होता है, एक होता है मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और एक मीटिंग होता है शेयर होल्डर्स का। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होगा चाहे शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा, इनको क्या पास करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन, ओके। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। अरे वाह, आप लोगों को तो और भी ज्यादा पता है भाई, पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इन द एजीएम, वेरी वेरी गुड। अच्छा, कंपनी लॉ लगता है हो गया आप लोगों का, वेरी गुड। नम्रता मैम ने शायद लिया आप लोगों का, राइट। ओके, आप यहाँ पे चेक करो जब हम बात करते हैं, अच्छा एसपी स्टूडेंट्स, ओके चलो ग्रेट। तो आप यहाँ पे देखो, रेजोल्यूशंस का अगर हम बात करते हैं तो रेजोल्यूशन यहाँ पर इनको हम बोलते हैं मेंबर्स रेजोल्यूशन। अब मेंबर्स रेजोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर मोर देन 50% लोग अगर अग्री कर जाते हैं तो हम बोलेंगे वो रेजोल्यूशन पास हो गया, और अगर ये अग्री नहीं करते तो हम बोलते हैं रेजोल्यूशन फेल हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन में ये जो मोर देन 50 है ये चेंज हो जाता है 3/4 पे या 75, बिल्कुल करेक्ट। तो आपको 75% या 3/4 का मेजोरिटी चाहिए, तभी हम बोलेंगे द रेजोल्यूशन इज पास्ड। नाउ इफ यू जस्ट सी, when we talk about the appointment of board of directors, ठीक है, when we talk about the appointment of a person to the board of directors of the company, आपको क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि आपको मेजोरिटी वोट चाहिए, मेजोरिटी वोट चाहिए मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% आ गया आपके पास तो हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपने किसी इंसान को अपॉइंट कर दिया। अब हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? who are the owners of the company who have majority share, है कि नहीं? a person who has majority share is a owner, और majority share का क्या मतलब होता है? more than 50%। हाँ बिल्कुल, majority equity share। श्वेता, देर इज अ डिफरेंस। हम 51, देखो गलत नहीं है 51 बोलना, बट सपोज करो किसी कंपनी में 1000 शेयर्स है, अगर किसी कंपनी में 1000 शेयर्स है और मेरे पास 501 शेयर्स है, क्या मैं उस कंपनी का ओनर हूं या मैं उस कंपनी का ओनर नहीं हूं? एम आई होल्डिंग majority शेयर्स और एम आई नॉट होल्डिंग majority शेयर्स? और सिर्फ श्वेता नहीं, बाकी जने भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में 1000 शेयर्स है तो मैं 501 शेयर्स होल्ड करता हूं और दूसरा आपको मैं बोलता हूं आई होल्ड 510 शेयर्स,
So here basically I am holding 50.1% and here I am holding 51%. करेक्ट? तो आप मुझे बताओ, मैं ऑप्शन ए में ओनर बनूंगा, ऑप्शन बी में ओनर बनूंगा, या मैं दोनों में ही ओनर हूं? वेयर आई विल बी कॉल्ड एज ओनर? भाविन बोलते हैं ऑप्शन बी, निधि बोलते हैं ऑप्शन बी, केशव इज सेइंग बोथ, ओके, हीना इज सेइंग बोथ, ओके, दोनों। ध्यान रखना मैं दोनों में ही ओनर हूं, बिकॉज आप देखो 1000 में मैं आपको बोलता हूं आई नीड मोर देन 50%। अब आप देखो 50.01, 50.1% is what? It is more than 50, therefore I am the owner। आया आपको समझ में? ये क्लियर हुआ? ये एक मिथ होता है कि 51% पर ही आप ओनर बनते हो, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं 100, अब मोर देन 100 में 50, और मोर देन 50 क्या होगा? 51। बट सपोज करो यही अमाउंट में आपको चेंज करके 200 कर दूं, तो आप देखो आप 102 नहीं बोलोगे, 101 के अंदर भी आपका मेजोरिटी स्टेक आ जाएगा। ठीक है? सो यहां पर जिनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डर होता है, ठीक है, सो बेसिकली द पीपल हु होल्ड मेजर या majority shares, the person who hold majority shares, they are called as the owners of the company, and owners are the person who appoint the board of directors। और later on ये जो board of directors है, यही किसको अपॉइंट करते हैं? एम्प्लॉइज को। ठीक है? तो काफी हद तक डिपेंड करेगा कि किसने ऑर्गेनाइजेशन को खरीदा है, कौन यहाँ पर इसका ओनर है, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और फिर हमें पता चलेगा किस तरह के वहां पर एम्प्लॉयज होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, चलिए फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखो, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर आपको बता दिया, और एम्प्लॉयज आपको बताया, क्योंकि एम्प्लॉयज तो वो लोग हैं जो बेसिकली काम करते हैं अल्टीमेटली। ठीक है? दे आर द वन हु एग्जीक्यूट द प्लान्स एंड द स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट? अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट किसका? मार्केट का। तो मार्केट क्यों एसेंशियल है? बिकॉज मार्केट में कौन है? कस्टमर्स है, मार्केट में कंज्यूमर्स है, और ये आपस में डिसाइड करते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हो, क्या आपका प्रेजेंस है। बहुत ज्यादा कस्टमर्स आपके पास है तो आप बोलोगे मेरा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, और बहुत कम कस्टमर्स आपके पास है तो आप क्या बोलोगे? मेरा मार्केट शेयर यहाँ पर कम है। सो मार्केट इज लार्जर देन कंज्यूमर। ये आप ध्यान रखना, कस्टमर्स, द कस्टमर्स टुगेदर मेक मार्केट। ये एक लाइन आप ध्यान रखना, कस्टमर्स जो है वो इकट्ठे मिलकर मार्केट बनते हैं। अब यहाँ पर मार्केट में आप देखो तो अलग अलग यहाँ पर सेगमेंट्स हम तैयार करते हैं। अच्छा, मार्केट के ऊपर भी बहुत ज्यादा आपको सीए इंटर के अंदर देखने को मिलेगा जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे, बट फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्या देखना होता है? जब भी हम किसी मार्केट में एंटर करते हैं, ठीक है, नॉट एज अ कंज्यूमर, एज अ बिजनेस, अगर हम मार्केट में एंटर करते हैं तो हम दो तीन चीजों को वहां पर ध्यान रखते हैं। हम ये चेक करते हैं कि वो मार्केट में ग्रोथ कितना है। आपको क्या लगता है ये मार्केट कितना ग्रो करेगा? व्हाट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी? ठीक है? और दूसरा हम यहाँ पर ये भी चेक करते हैं, ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है, बट हाउ अट्रैक्टिव द मार्केट इज। अब जब मैं बात करता हूँ अट्रैक्टिव का, तो इसका क्या मतलब है? हाउ प्रॉफिटेबल द मार्केट इज। सो एक ऐसा मार्केट हो सकता है जहां पर ग्रोथ तो काफी है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, या प्रॉफिट आने में जो अपना जेस्टेशन पीरियड होता है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? जेस्टेशन पीरियड, कितने टाइम में आप ब्रेक इवन करोगे, वो काफी ज्यादा है। तो ठीक है, आप हो सकता है आप इस चक्कर में उस मार्केट को एंटर नहीं करो। आप एक सिंपल एग्जांपल लो, क्या इंडिया का जो मार्केट है वो अट्रैक्टिव मार्केट है कि नहीं है? इंडियन मार्केट, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ आ रहा है। ठीक है? तो अगर मैं इंडियन मार्केट्स का बात करूं तो इंडियन मार्केट्स आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। बट प्रॉब्लम क्या है इंडियन मार्केट्स के अंदर? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे आप एग्जांपल लो टेलीकॉम सेक्टर, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर को लो, क्या टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ है? क्या टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ है? आंसर इज यस। सब्सक्राइबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं बहुत सारी जगह। देखो, वी आर इन मेट्रो सिटी,
तो दिल्ली, मुंबई, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में इंटरनेट पहुंच गया। पर आप अभी भी नोटिस करो, आप फॉरगेट टीयर 1 टीयर 2 सिटी, आप मुंबई से जैसे ही बाहर निकलोगे, यू विल रियलाइज कि आपका नेटवर्क उतना ग्रेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट स्पीड। आपको उतना स्पीड नहीं मिलेगा। करेक्ट। अगर आप में से कोई अभी अगर अपने होम टाउन से लेक्चर को अटेंड कर रहा है, तो भी आपको कई बार रियलाइज होगा कि इंटरनेट स्पीड इतना ग्रेट नहीं रहता। मुंबई में भी आपको नहीं मिलता। ओके, तो राहुल यहाँ पर बोल रहे पालघर साइड में भी इंटरनेट इतना ग्रेट नहीं है। तो टेलीकॉम सेक्टर में इसका मतलब अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है। यस और नो? सो देयर इज ग्रोथ अवेलेबल इन द मार्केट। तो एक बात बताओ, क्या टेलीकॉम कंपनी चालू कर दे? ग्रोथ दिख रहा है, बिजनेस चालू कर दे? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर जो है इट इज नॉट अट्रैक्टिव राइट नाउ। व्हाई इट इज नॉट अट्रैक्टिव? बिकॉज बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, फॉरगेट वोडाफोन, उसको तो खैर कोई काउंट ही नहीं करता है, पर जियो और वोडाफोन एयरटेल किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट होएगा ही नहीं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वही बेचारे मुश्किल से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ग्रोथ है बट अट्रैक्टिव नहीं है मार्केट। सेम वे अगर आप यहाँ पर देखो, आपको और भी कोई यहाँ पर सेक्टर मिल सकता है जहां पर इट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव बट ग्रोथ नहीं है अब आपके पास। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों को यहाँ पर देखना पड़ेगा जब भी आप किसी बिजनेस में एंटर करते हो। ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पर मार्केट्स का बात कर रहा हूँ, when I am talking about markets, markets imply from the business point of view, from the business point of view, कि मैं यहाँ पर बिजनेस को शुरू करूँ या ये बिजनेस को शुरू नहीं करूँ। आप देखो, क्या एयरलाइन बिजनेस मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या एयरलाइन बिजनेस मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए? शुड आई स्टार्ट एयरलाइन बिजनेस? आप यहाँ पर उसके लिए क्या चेक करोगे? आप बोलोगे नो। अच्छा, आप लोग नो बोल रहे हो। ओके, तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग नो क्यों बोल रहे हो? व्हाई यू आर सेइंग आई शुड नॉट स्टार्ट विद द एयरलाइन बिजनेस? ओके, कोविड इज भावेन टेम्परेरी इशू। कोविड को अगर हम देखेंगे तो हॉस्पिटल के अलावा मुझे कोई और बिजनेस अभी नहीं स्टार्ट करना चाहिए। श्वेता इज सेइंग कंपटीशन, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ठीक है, इंडिगो, फिर आपके पास स्पाइस जेट है, आपके पास गो एयर है, करेक्ट, एयर विस्तारा है आपके पास, राइट, फिर आपके पास एयर एशिया है और इंडियन एयरलाइंस जिसको हम एयर इंडिया बोलते हैं। तो ये बहुत सारे एयरलाइन कंपनीज ऑलरेडी हमारे पास है। इनके साथ तो हमारा डायरेक्ट कंपटीशन होगा ही होगा। आप मुझे बताओ, एयरलाइन वाला इनडायरेक्टली किसके साथ कॉम्पीट करेगा? एयरलाइन वाला इनडायरेक्टली किसके साथ कॉम्पीट करेगा? ट्रेन, रेलवे, बसेस, करेक्ट। सो लोग अभी भी यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा है। और इंडिया का मार्केट कैसा है? यस, आने वाले टाइम में इनलैंड वाटर भी चालू हो जाएगा। आदित्य सिंह शिप, तो यहाँ पर इनलैंड वाटर वेज भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या बोलेंगे, यार ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसके अलावा इंडिया कैसा मार्केट है? प्राइस सेंसिटिव मार्केट है आज भी। मतलब हम स्पाइस जेट को जितना मर्जी गाली दे, गो एयर को जितना मर्जी गाली दे, इंसान जब यहाँ पे कई बार मैंने ऐसा लोगों को देखा है, स्पाइस जेट से निकलने के बाद ऐसे बोलते हैं, अगली बार फ्री में टिकट देगा ना तो भी मैं स्पाइस जेट में ट्रेवल नहीं करूंगा। ठीक है, या इंडिगो के लिए बोलेंगे, इतना बदतमीज वहां पर क्रू था कि अगली बार इंडिगो फ्री में टिकट देगा ना तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर वही इंसान क्या करता है, नेक्स्ट टाइम टिकट बुक करता है और उसको पता चलता है सबसे सस्ता टिकट स्पाइस जेट का आ रहा है, तो वो किस में टिकट बुक करवाएगा? वो स्पाइस जेट में ही टिकट बुक करवाएगा। वाई? क्योंकि इंडिया का मार्केट कैसा है? प्राइस सेंसिटिव है। इट्स वेरी प्राइस सेंसिटिव, एंड बिकॉज इट इज प्राइस सेंसिटिव सो यू कैन नॉट रेज द प्राइसेस। और ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा जेस्टेशन पीरियड जाने में। तो ग्रोथ भले ही हो, अभी तक बहुत सारे जगह है जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, ग्रोथ भले ही हो बट यहाँ पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा आपको नहीं है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर चेक करना होगा जब भी आप किसी नए बिजनेस में यहाँ पर एंटर करोगे। तो यही पार्ट आपको इधर बता रहा है, जिसमें आप देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, व्हाट इज द प्राइस सेंसिटिविटी। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, हाँ लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, हाँ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा करना पड़ेगा। राहुल ने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सर इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट लगने के बाद रिटर्न आने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। काफी टाइम तक, हो सकता है 3 या 4 साल तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो और उसके बाद में आपको प्रॉफिट देखने को मिले। तो ये वाला पॉइंट हो जाता है। दूसरा, प्राइस सेंसिटिविटी। ठीक है,
इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड आपने डेफिनेटली पढ़ा है कि नहीं? तो इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड में अगर आप चेक करो तो वहां पर प्राइस सेंसिटिविटी आ जाता है कि अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट में जा रहे हो जिसका डिमांड इलास्टिक है, तो हो सकता है आपको काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़े, बिकॉज हल्का सा प्राइस आपने चेंज किया, आपके पास से मार्केट निकल सकता है, कस्टमर्स आपकी जगह आपके कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस को पिक करना शुरू कर दे। लेकिन अगर आप एक इन इलास्टिक डिमांड वाले में हो, ठीक है, जहां पर प्राइस, या फिर आप एक ऐसे मार्केट में जहां पर प्राइस सेंसिटिविटी है ही नहीं, ठीक है, तो आप फिर उस मार्केट को चेक करोगे, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर कितना ज्यादा ग्रेट, अभी मार्केट टेक्नोलॉजी वाइज कितना ज्यादा ग्रो कर गया है। तो जैसे इसमें अगर आपको मैं बताऊं, तो सोलार एनर्जी, मुझे लगता है सोलार एनर्जी के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा मार्केट अट्रैक्टिवनेस तो बहुत ज्यादा है ही, इसके अलावा ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। सोलर पहुंचने में अभी टाइम है, बहुत टाइम है। आज से 15 साल पहले मैंने एक स्कूल देखा था, ठीक है, 15 years बिफोर, आई एम टेलिंग यू, 15 भी नहीं बल्कि और 18-19 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज बैक इन 2002, आई एम टेलिंग यू, 18 years बैक। मैंने वहां पर देखा था जो पूरा स्कूल है, वो पूरे स्कूल को उन्होंने क्या कर दिया था, सोलर एनर्जी के हिसाब से कर दिया था। आई रिमेम्बर उसमें बहुत ह्यूज कॉस्ट लगा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो वॉल्स थे ना, वॉल्स पे वो सोलर चिप्स लगवाए हुए थे, और जो ये टेरेस था वहां पर इन्होंने सोलर चिप्स और को लगा दिया था। उस टाइम पर जब ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया तो लोग हंस रहे थे कि ये कैसा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव, अब कैसे रिटर्न कैसे लोगे आप इसका, और ये सब चीज। बट आप देखो काफी ज्यादा फायदा रहा, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा पावर कट्स वगैरह भी होता था। तो आप ये देखो सोलर एनर्जी की वजह से पावर कट का इशू खत्म, क्योंकि देखो स्कूल में अगर लाइट चला गया तो पंखे नहीं चलेंगे, एंड दिस स्कूल वाज इन दिल्ली, राइट। अब अगर पंखे नहीं चलेंगे तो गर्मी रहेगा, स्कूल्स में काफी बार बच्चे वहां पर फेंट हो जाते थे, ऐसा करके इश्यूज था। तो इन्होंने सोलराइजेशन इस तरह से कर दिया। आज देखो मैं, अभी तक मैं आपको बताऊं, टिल डेट ऑल्सो आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी। आज की डेट में एयरपोर्ट्स इस तरह से निकल रहे हैं। बाय द वे, आप लोगों को एक टर्म में देता हूं जो आप लोग गूगल करोगे, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। बिल्कुल, राहुल ने यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया, पॉइंट बताया है, शिरडी में सोलर किचन, बिल्कुल करेक्ट, सोलर एनर्जी के थ्रू वहां पर पूरा खाना बनता है। तो अभी भी आप बहुत ज्यादा कॉमन यहाँ पर नहीं देखोगे, अभी भी अगर आपको पता चलेगा इस तरह से करके पूरा सोलर प्लांट लगा दिया है, तो आपको काफी शॉक होगा। तो टेक्नोलॉजी वाइज अभी तक बहुत ज्यादा ग्रो किया नहीं है, अभी भी ग्रो करना बाकी है। बाय द वे मैं आपको चाहता हूँ आप ये टर्म को सर्च करो, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। डज एनीवन नो अबाउट इट? व्हाट इज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट? Oh, Keshav is saying that in villages too we have houses with solar, right? तो अब धीरे धीरे ये यहाँ पर कर रहा है। हाँ, इनफैक्ट ट्रैफिक सिग्नल्स में तो मैंने काफी टाइम से देखा हुआ है कि कई बार मैंने नोटिस करता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल जो रहता है, ये सिग्नल है जैसे ट्रैफिक, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर उन्होंने सोलर प्लेट लगा दिया, तो रात को ये सिग्नल अपने आप मतलब वर्क करता है। ट्रैफिक सिग्नल जो है ये सोलर के ऊपर ही वर्क करता है। बट अभी भी आपको सोलर कॉमन नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट फाइंड सोलर वेरी कॉमन, ऑफन आपको नहीं मिलेगा सोलर। अभी भी आपको अगर कोई बोले कि मैंने सोलर पैनल्स अपने घर पे लगवाए हैं, तो पीपल आर लाइक अच्छा सोलर पैनल्स लगवाए, ओके। जैसा रिएक्शन आज से 20 साल पहले मोबाइल फोन्स के लिए होता था, अरे उसने मोबाइल फोन लिया है, अच्छा मोबाइल फोन लिया है, मतलब एक बड़ी बात होती थी कि मोबाइल फोन खरीदा आपने। आज की डेट में अगर आप बोलोगे देखो मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मे बी आपने आईफोन लिया तो आप बोल सकते हो कि देखो मैंने आईफोन लिया, मैंने मोबाइल फोन नहीं लिया। बट मोबाइल फोन में कोई आपको ऐसे, अब कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत चेरिश कर रहे हैं लोग कि अरे मोबाइल फोन खरीदा तो पहले वो तिलक विलक लगाओ ऐसा करके, मतलब प्रॉपरली। मेरे तो फर्स्ट टाइम जब मोबाइल फोन आया था तो उसको मंदिर में रख के पूजा किया था, एंड देन वी स्विच्ड ऑन द मोबाइल फोन। और उसमें भी पहले जो कैमरा वाला फोन था, तो पहले भगवान का फोटो निकालना है, वो मोबाइल फोन से कोई और फोटो नहीं निकलेगा। सो दैट वाज द क्रेज। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। ग्रेजुअली अगर आप यहाँ पे चेक करो, यस अभी भी करते हैं, बिल्कुल अभी भी ऐसा होता है। बट आज की डेट में आप इस तरह से मोबाइल फोन को लाके चेरिश नहीं करते हो, जैसा, या इतना शॉकिंग नहीं होता जितना आज से पहले 20 साल पहले हुआ करता था कि मोबाइल फोन लिया मतलब यू वर लाइक ओ माय गुडनेस मोबाइल फोन आया है आपके पास, राइट। तो वो सीन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यस बिल्कुल, सोलर ट्रीज को भी इन्वेंट किया जा रहा है, ठीक है। जो अपने रोड के डिवाइडर्स होते हैं, ये दोनों तरफ रोड है, यहाँ पर डिवाइडर पे
सोलर ट्रीज को लगा दिया और यहाँ से फिर रात को स्ट्रीट लाइट आपको जलता है तो आपका पावर कंजम्पशन। बट स्टिल सोलर एनर्जी ऐसा है जहां पर अभी भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। और ये टर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, प्लीज आप इसको सर्च करना, या ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म जो आज की डेट में यूज हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इंडिया का सबसे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है, ये मैं चाहता हूं आप लोग मुझे थोड़ा सा सर्च करके बताओ। गूगल करना, सिर्फ ये नहीं कि नाम पता कर लिया, थोड़ा रिसर्च करना कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कैसे उसको ग्रीनफील्ड यहाँ पर बोला गया है। सो आप ये देखोगे, इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चेक करते हो, ठीक है, कि गुड्स अभी इस वक्त कैसे जा रहे हैं और मार्केट मैच्योर है क्या। अब मार्केट मैच्योरिटी का क्या मतलब है कि देखो, मैच्योर हम कब बोलते हैं, जब अब आगे और ग्रोथ का स्कोप नहीं है, तब हम क्या बोलते हैं, मार्केट इज मैच्योर। देखो, आपको एक इंडस्ट्री लाइफ साइकिल करके कॉन्सेप्ट है, ये देखो फिर से मैं आपको सीए इंटर का ही पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, बट ये आपने शायद पहले भी कहीं पर देखा होगा। ठीक है, ये ग्राफ बनता है, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रोथ, और एक्स एक्सिस में आपके पास है टाइम। तो देखो एक इस तरह से करके, नहीं ये एग्जैक्टली थोड़ा चार्ट अजीब सा हो गया, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ, आपने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस। और इसमें क्या करते हैं वो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी प्रोडक्ट को वो ऐसे 4 स्टेजेस में स्प्लिट कर देते हैं, और हर प्रोडक्ट ये 4 स्टेजेस में जाता है। पहला स्टेज कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। देखो कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसमें इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होता, आप ये देख रहे हो, धीरे धीरे करके यहाँ पर ग्रोथ जा रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो स्टीप राइज होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आपका फर्दर ग्रोथ नहीं होता, आप कांस्टेंट रहते हो, या फिर आप हल्का सा डिक्लाइन करना शुरू करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी स्टेज। दिस इज मैच्योरिटी स्टेज, राइट। और मैच्योरिटी स्टेज के बाद आप देखो ये प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लग जाता है, सो दिस इज द डिक्लाइन स्टेज, राइट। आप देखो, आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले मोटोरोला का मोबाइल फोन आता था, करेक्ट, जो हैवी वाला मोबाइल फोन होता था। शुरू में बहुत कम लोग खरीदे, फिर काफी लोग खरीदने लगे, फिर वो मैच्योरिटी आ गया। क्यों आ गया मैच्योरिटी, क्योंकि मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आने लगे। और देखो मोटोरोला को आउटडेटेड किया किसने, नोकिया ने। तो इनिशियल में जब नोकिया के मोबाइल फोन्स आए तो नोकिया यहाँ पर था, ठीक है, फिर धीरे धीरे नोकिया ने ग्रोथ पकड़ा और क्या स्पीड से उसका मार्केट शेयर बढ़ा। फिर मार्केट शेयर उसका कांस्टेंट हो गया, नोकिया को मार्केट से आउट किया किसने, ब्लैकबेरी ने। आप देखो यही सेम चलता है, ब्लैकबेरी को फिर मार्केट से आउट किया आईफोन और एंड्रॉयड ने। तो अभी एंड्रॉयड को आप क्या बोलोगे, एंड्रॉयड इज बेसिकली समवेयर हियर, इन दोनों के बीच में अभी चल रहा है, वो ग्रोथ और मैच्योरिटी के बीच में चल रहा है। जैसे ही लगता है एंड्रॉयड मैच्योर हो गया, वो कोई नया प्रोडक्ट ले आते हैं और देखो यहाँ पर आ जाता है। और आप अगर ध्यान से नोटिस करो, जितने भी मोबाइल फोन कंपनीज हैं, आप देखो, जैसे आप एग्जांपल लो, लेट्स से नोकिया, नोकिया तो नहीं बोलूंगा, आप सिंपली चेक करना फीचर वाइज, जैसे आईफोन 10 और आईफोन 11 को आप कंपेयर करना, फीचर वाइज कोई बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं मिलेगा। फीचर वाइज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा कि बिल्कुल फोन में रेवोल्यूशन ही उठाकर ले आए, पर फिर भी वो आईफोन 11 लेकर आते हैं। क्यों, हाँ कैमरा को चेंज करेंगे, चिप को चेंज करेंगे, मे बी थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। और एक इनके पास हथियार होता है कि कैमरा का मेगापिक्सल इन्होंने इंप्रूव कर दिया, प्रोसेसर बोल देंगे फास्ट कर देंगे या रैम। तो आप मुझे बताओ, क्या ये काम आईफोन 10 में नहीं हो सकता था। ऐसा तो है नहीं ना कि एक साल में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इतना रेवोल्यूशन कर दिया कि आईफोन 11 में आ गया। अब 11 में जो किया है उसमें ही हल्का फुल्का चेंज करके आपको आईफोन 12 मिलेगा, राइट। आप एक पूरा पैटर्न यहाँ पर नोटिस करना। बट ये वो क्यों करते रहते हैं, ताकि मार्केट मैच्योरिटी स्टेज पर नहीं जाए। अगर आप देखो आईफोन 10 10 आ गया, उसके बाद ये 3-4 साल तक कोई नया फोन नहीं लेते, तो लोग फिर क्या हो जाएंगे, आईफोन को बोलेंगे यार बेकार है, उसकी जगह कोई नया कंपनी को ले आओ। तो ये लोग
ये गेम खेलते हैं। द मोमेंट दे रियलाइज उनका प्रोडक्ट यहाँ पर मच्योर हो रहा है, वो कुछ नया प्रोडक्ट उठा के ले आते हैं, फिर वापस से कौन से स्टेज पर जा जाते हैं, ग्रोथ स्टेज पर आ जाते हैं। और ये जब तक वो कर पा रहे हैं तब तक चलेगा। नोकिया भी यही काम कर रहा था। पहले मोबाइल फोन लाया, फिर ऐसा मोबाइल फोन लाया जिसमें कैमरा है, फिर ऐसा मोबाइल फोन लाया जिसमें 2 सिम डल सकता है, फिर ऐसा मोबाइल फोन लाया, बोला जो पानी में डाल दो तो भी खराब नहीं होगा, वो ट्रक वाला मोबाइल फोन एक आया था। फिर एक ऐसा मोबाइल फोन था जिसको आप दीवार पे मारो तो दीवार टूट जाएगा पर फोन नहीं टूटेगा, करेक्ट। तो ऐसे से करके ये सब धीरे धीरे करके चेंजेस लेकर आए। तो वो क्या कर रहे थे, वो यही काम कर रहे थे, ग्रोथ से मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से ग्रोथ। बट एक ऐसा टाइम आया जब नोकिया ग्रोथ से मैच्योरिटी से वापस ग्रोथ में नहीं आ सका, तो क्या हो गया, वो डिक्लाइन में पहुंच गया, राइट। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट मैच्योरिटी का बात हो रहा है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? क्या मार्केट मैच्योरिटी आपको क्लियर हुआ? आप नोटिस करना, कोई भी और प्रोडक्ट, कोई भी और प्रोडक्ट को अगर आप नोटिस करोगे, यू विल रियलाइज हर प्रोडक्ट यही स्टेजेस से निकलता है। आप कोई भी प्रोडक्ट को उठाकर देख लो, एवरी प्रोडक्ट, एवरी इंडस्ट्री विल हैव दिस फेस, और वो यहीं पर खेलते रहते, ग्रोथ मैच्योरिटी खेलते रहते। लेकिन जिस दिन वो मैच्योरिटी से वापस ग्रोथ में नहीं आ पाते, वो उस दिन डिक्लाइन स्टेज पे चले जाते हैं, और लास्ट में फिर क्या होता है, वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज देयर इन योर मार्केट। आप बताओ, क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये वाला पार्ट? राइट, ओके। फिर आप यहाँ पे देखो, आपके पास नेक्स्ट आ जाता है सप्लायर्स, ठीक है। तो सप्लायर्स के लिए अगर आप चेक करो, तो सप्लायर आपके लिए कौन होगा, जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप गुड्स को प्रिपेयर करते हो। अब सप्लायर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, अगर आपको रॉ मटेरियल्स ही नहीं मिलेंगे तो आप प्रोडक्ट्स बनाओगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये, इनफैक्ट अगर आप नोटिस करो, चाइना को, अभी सब जो बोल रहे थे ना, चाइना को बैन कर दो, चाइना को मतलब प्रोडक्ट्स यूज मत करो, चाइना की इकोनॉमी को हम खत्म कर देंगे, बहुत कुछ है। मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं आप लोगों को भी ग्रुप में भेज दूंगा, उसी ग्रुप में मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा। यस रितेश, वी ऑल से दैट वी शुड बॉयकॉट चाइना, बट डू यू नो दैट जितने भी मेडिसिन बनते हैं उसका मेजॉरिटी रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है, राइट। तो हाउ कैन यू बॉयकॉट? आप देखो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो मोबाइल फोन्स के लिए भी जैसे बोलते हैं, मोबाइल फोन्स के लिए भी जैसे बोलते हैं कि यस एग्जैक्टली राहुल, कि कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसा जरूर होगा मोबाइल फोन का जो कि चाइना से आया होगा। अब वो मोबाइल फोन जैसे सैमसंग है, सैमसंग इज अ कोरियन कंपनी, तो आपको लगता है कि मैंने जैसे लास्ट फोन जब परचेस किया था, तो मैंने सैमसंग का फोन परचेस किया, मैंने बोला यार मेरे को नहीं लेना ये चाइनीज का फोन। मैं लेने गया था वन प्लस, फिर मैंने बोला रहने दो, चाइना का फोन है, मेरे को चाइनीज नहीं लेना, तो मैंने सैमसंग परचेस किया। बट बाद में पता चला कि सैमसंग के फोन के अंदर भी जो चिप डला हुआ है वो चाइनीज ही है, राइट। सो यू कांट हेल्प। सो सप्लायर्स फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अच्छा, आप मुझे एक और चीज बताओ, क्या सप्लायर्स इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर सकता है? क्या कोई भी सप्लायर इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर सकता है? अच्छा, आप यस जो बोल रहे हो, आप मुझे बताओ आपको ऐसा क्यों लगता है कि सप्लायर इंपैक्ट कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री को? हाउ कैन सप्लायर इंपैक्ट एन इंडस्ट्री? कोई भी इंडस्ट्री को कैसे इंपैक्ट करेगा? भाविन बोलते हैं नो, ओके। रवि बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन तो अपन करते हैं ना, इनोवेशन तो अपन करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सप्लायर कैसे इंपैक्ट करेगा? एक सिंपल सा पॉइंट, सप्लायर अगर रॉ मटेरियल महंगा कर दे तो आपका फिनिश गुड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। यू विल हैव नो अदर चॉइस, ओके। आप ध्यान रखना, तो सप्लायर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज प्राइसिंग डिसीजन में सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स ही तो लगाते हो ना कॉस्टिंग के अंदर। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल्स को ऐड करोगे, फिर आप बोलोगे अच्छा मैंने इतने का सामान खरीदा, इतने का मैंने उसमें मेहनत किया, लेबर, ठीक है, फिर आप बोलोगे ये पैकेजिंग, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हुआ। तो रॉ मटेरियल्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो सप्लायर्स के हाथ में रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर काफी ज्यादा डिसीजन लेना होता है कि सप्लायर्स कौन होंगे, कैसे रहेंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस को एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ये जैसे सप्लायर्स, जैसे अभी इंडिया के अंदर बात चल रहा है कि हम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करें चाइना से,
या इंडिया के अंदर ही हम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें। एट प्रेजेंट इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर नहीं होता। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर सिर्फ असेंबलिंग होता है। जैसे अभी अगर आप बैंगलोर में चेक करोगे तो एप्पल के फैक्ट्री में, इन्होंने आईफोन के फैक्ट्री में लेबर्स ने भयंकर तोड़फोड़ कर दिया। तो वो फैक्ट्री में मोबाइल फोन बनाया नहीं जाता था, वहां पर सिर्फ असेंबलिंग होता था। सामान बनकर आ गया है, आपको खाली उसको एक साथ जोड़ना है और फिर पैकेजिंग करना है। तो असेंबलिंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया में अभी क्या बात चल रहा है, दैट वी शुड मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स। हम लोगों को यहाँ पर इंडिया के अंदर ही बना लेना चाहिए। और एक ऑप्शन क्या होगा कि हम बनाएंगे नहीं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना बनाया फोन चाइना से इंपोर्ट करेंगे और हम यहाँ पर बेचेंगे उसको। तो इनिशियल में ऐसा ही होता था। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑर्गेनाइजेशंस को लेना पड़ता है यहाँ पे कि वो आउटसोर्स करेंगे या इन हाउस रखेंगे प्रोडक्शन को। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सप्लायर्स किस तरह से आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके सप्लायर्स कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। और आउटसोर्सिंग कई रीजन से किया जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे आप में से कितने ये देखते हो, जैसे जारा है, जारा ब्रांड को जानते हो? क्लोथिंग ब्रांड है जारा, राइट? जारा खुद कपड़े बनाता है, ठीक है, और जारा खुद ही अपने कपड़ों को बेचता है। अगर यहीं पर आप और अलग अलग ब्रांड्स को देखोगे, जैसे मैं आपको एक और ब्रांड बताता हूँ, गॉट दिस नेम, विल्स लाइफस्टाइल, एंड देयर इज वन मोर ब्रांड, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। यस एग्जैक्टली, आप जैसे बाटा का एग्जांपल लो, बाटा खुद नहीं बनाता, बाटा जूते खुद नहीं बनाता, बाटा जॉब वर्क पे जूते बनवाता है। बाटा इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं जो जूते बनाते हैं उनसे बात करता है और उनको क्या बोलता है, देखो भाई ये जूते का स्पेसिफिकेशन है, इस तरीके से आपको जूता बनाना है, 1000 पीस का मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, आप ये जूता बनाओगे, उस पे बाटा का टैग लगाओगे और वो बाटा का जूता आप हमें लाकर दे दोगे। ये होता है। आप और एग्जाम्पल अगर लो तो जैसे आईटीसी का आशीर्वाद आटा है, दिस आई कैन टेल यू बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड हैज दिस फैक्ट्री। आईटीसी का जो आशीर्वाद आटा है ना, आशीर्वाद आटा, हर एक आटे का पैकेट आईटीसी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। आईटीसी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है ई चौपाल। आप इसको भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी। आईटीसी का एक प्रोग्राम है ई चौपाल। उस ई चौपाल के तहत ये लोग फार्मर्स को एम्पावर करते हैं और उनसे गेहूं खरीदते हैं। गेहूं खरीदने के बाद ये फैक्ट्रीज को ले जाकर, जो चक्की मिल होता है ना, उनको ले जाकर गेहूं देते हैं और उनको बोलते हैं आज से आप अपने लिए मतलब आटा वगैरह नहीं पीसोगे, आपको हम महीने में फिक्स इतना गेहूं देंगे, आपको उसको प्रोसेस करना है, लेबर्स को अपॉइंट करना है, प्रोसेस करना है, पैकेजिंग करना है, और हम आपको जो पैकेट देंगे उसी में पैकेज करना है, और आशीर्वाद आटा का वो पैकेट लगाकर ये बिकता है। तो बेसिकली बिस्किट, या जैसे यहाँ पर पार्ले जी बिस्किट का आपको एग्जांपल दिया है, बिस्किट बनाता कोई और है और उसके ऊपर टैग किसी और का लगता है। कोको कोला ऑल्सो वर्क्स लाइक दिस। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, अभी तो नाम तो याद नहीं, बट उसको हम लोग स्कूल में कोक ही बोलते थे क्योंकि उसके पापा के कोको कोला का फैक्ट्री था। सो ही यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कोको कोला फॉर कोक, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर दैट सप्लायर्स ये लोग रहते हैं। आप ये देखो, ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है। इवन पतंजलि का भी ऐसा ही है, सारे के सारे गुड्स वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो आउटसोर्स कर देते हैं कि आप बनाओ, स्पेसिफिकेशन हम बताएंगे, क्वालिटी हम बताएंगे, आप उसको बनाओ और उसके बाद में हम ले जाकर उसको अपने टैग लगाकर बेचकर देंगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर? तो ये भी आपके लिए क्या हो गया यहाँ पर, सप्लायर। इफ यू डोंट माइंड, कैन वी जस्ट सिट फॉर 5 more minutes? वी हैव 3 minutes। मैं चाहता हूँ 4-5 मिनट्स अगर आप यहाँ पे बैठ जाओ तो अपन इंटरमीडियरीज को भी यहाँ पर फिनिश कर देंगे, तो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इंटरमीडियरीज यहाँ पर कौन हो गया? आप देखो, ये आपका फिनिश गुड्स हो गया, ये फिनिश गुड्स आपके तैयार हो गए इन द फैक्ट्री। अब कई बार क्या होता है, कंज्यूमर स्ट्रेट अवे जाकर फैक्ट्री से खुद ही गुड्स को परचेज करता है, नहीं तो ये फैक्ट्री से गुड्स निकलेगा किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा? हर एरिया का अलग होगा, हर स्टेट का अलग होगा। जैसे अगर आपको बताओ तो पहले तो आपको मैं बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग रीजन पे कैसे रहेगा। पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा रीजन वाइज। तो जैसे आपको मैं बोलता हूँ वेस्टर्न इंडिया
का डिस्ट्रीब्यूटर। अब वेस्ट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर में फिर आपको यहाँ पर मिलेगा महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर, गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, फिर इस तरह से करके गोवा का डिस्ट्रीब्यूटर। फिर महाराष्ट्र में आपको यहाँ पर वो अलग अलग जगह मिलेगा, लेट्स से मुंबई का डिस्ट्रीब्यूटर। अब मुंबई में भी वो आपको स्प्लिट करके देगा, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, नवी मुंबई। तो सपोज करो वेस्टर्न लाइन हो गया, फिर वेस्टर्न लाइन में भी आपको अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक काफी बड़ा नेटवर्क आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स का मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर होलसेलर्स मिलते हैं, और फिर आता है आपके पास रिटेलर्स, जिसके पास से एक्चुअल में यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या इंटरमीडियरी भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है? आंसर इज यस, बिकॉज आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके गुड्स टाइमली कस्टमर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अगर टाइम पर कस्टमर को नहीं मिले, तो फिर कस्टमर आपके गुड्स को परचेज नहीं करेगा, राइट। दूसरा, इंटरमीडियरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? आप लोगों के साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए हो एंड यू डोंट नो कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट ले, और आपने दुकानदार से पूछा होगा, अंकल आप ही बता दो कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो आपको फिर बता देता है इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, और आप वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो। कभी ऐसा हुआ है? कभी इस टाइप से हुआ है? यू आर कंफ्यूज बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। लेट्स से आपको चॉकलेट लेना है, आपको नहीं पता डेयरी मिल्क ज्यादा टेस्टी है या किटकैट, तो आप कंफ्यूज हो दोनों में से कौन सा ले, और आप दुकानदार को पूछते हो कि अंकल बताओ तो, या जैसे बॉर्नविटा या कॉम्प्लान, कौन सा लेना चाहिए? बॉर्नविटा और कॉम्प्लान के बीच में, तो दुकानदार आपको फिर वो बताता है कि हाँ बॉर्नविटा ज्यादा अच्छा है या कॉम्प्लान ज्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पर चेक करो, बॉर्नविटा अपने एड्स चलाता है, कॉम्प्लान अपने एड्स चलाता है, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सब कुछ गिवन है, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे किसके ऊपर रिलाई कर रहे हो? उस दुकानदार के ऊपर रिलाई कर रहे हो जो आपको गुड्स यहाँ पर बेच रहा है। यस, दुकानदार किसके ऊपर आपको बताएगा? दुकानदार उसी प्रोडक्ट के लिए आपको बताएगा, ज्यादातर वो उस पर बताएगा जहां पर उसको मार्जिन ज्यादा मिलेगा, राइट, जहां पर उसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, वो उस प्रोडक्ट के लिए ही आपको बताएगा कि यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड नॉट दी अदर प्रोडक्ट। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ आपको, राइट? और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है पर क्योंकि वहां पर मार्जिन ज्यादा नहीं मिलता, तो आपको वो बता दे कि नहीं आप ये वाला नहीं, आप दूसरे वाला प्रोडक्ट लो, तो इट इज गुड। ओके, सो इंटरमीडियरीज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल because they are the one who influence not just the business organization, they can also influence the customers का mindset। आप देखो, आप प्रोडक्ट लेने के लिए जाओ और आपको वो बोल दे ये आटा मत लो, इसका काफी, जैसे आप सपोज करो बिग बाजार गए आटा खरीदने के लिए, आपने बोला कौन सा आटा लो, ये शक्ति भोग आटा लो, फिल्सबरी का आटा लो, या आशीर्वाद का आटा लो, या फिर ये तत्व का आटा लो, कौन सा आटा लो? आप बोलते चलो आशीर्वाद का आटा लेते हैं। दुकानदार ने अगर आपको इस तरह से बोल दिया ना, अरे ये वाला मत लो, इसमें कई बार कंप्लेंट्स आया है कस्टमर्स का कि कीड़ा निकला है या रोटी इतना ग्रेट नहीं है, आप फिल्सबरी ले लो। आप अगर, या आप ऐसे बोलो ये नया वाला आटा है आप इसको परचेस करो, ये आपको अच्छा लगेगा, काफी हद तक ऐसा चांसेस है कि अगर आपका उस दुकानदार के साथ अच्छा टर्म्स है, ठीक है, तो आप उसके बात को मान लोगे और आप प्रोडक्ट को परचेस कर लोगे। अब जितना मर्जी आईटीसी ऐड करता जाए, आशीर्वाद आटा, शक्ति भोग आटा, या जो भी वॉट एवर वहां पर एग्जाम्पल दे, एड्स अप करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रहा है आपको समझ में? So that's the way intermediary play a very very important role. Yes, online. In fact, श्वेता, आपने जो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर किया है, ये प्राइवेट कमेंट हो गया तो मे बी नॉट एवरीवन वुड बी एबल टू सी, बट द थिंग इज ऑनलाइन रेटिंग्स के ऊपर अभी पता है फ्रॉड पकड़ में आया है। चलो आज आपके प्लेलिस्ट में मैं एक और वीडियो को ऐड करूंगा ऑनलाइन रेटिंग्स के ऊपर, कैसे फ्रॉड होता है, पेड कमेंट्स इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, फ्रॉड पकड़ में आया, और काफी सारे कमेंट्स को इस तरह से डिलीट भी कर दिया गया है, लाइक यू विल बी पेड टू गो एंड कमेंट गुड अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यस, पेड रिव्यूज का फ्रॉड अभी ज्यादा नहीं, कुछ शायद 2 महीने पहले अक्टूबर के अंदर ऐसा कुछ आर्टिकल मैंने वहां पर पढ़ा था। यस, दे हायर प्रमोटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जो यहाँ पर आके बोलते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है और आप ये प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखो। सो दैट्स हाउ इट गोस, राइट? सो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट
बादशाह गॉट इनटू दिस फॉर फेक रिव्यूअर्स। हाँ होते हैं, मतलब इस तरह से करके आपको काफी सारे लोग मिलेंगे। इसीलिए आपको बताता हूँ कि जस्ट डोंट गो बाय द रिव्यूज। वहां पर जो रहते हैं, जो रिव्यू कर रहा है उसका भी एक बार प्रोफाइल चेक कर लो कि भाई कहाँ पर है। आपको कई बार ऐसा मिलेगा एक ही इंसान हर जगह वो एक तरीके का ही रिव्यू लिखते जा रहा है, कॉपी पेस्ट। सो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इंटरमीडियरी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को किस तरह से जाएगा वो डिपेंड करता है आपके इंटरमीडियरी के ऊपर। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ कंपनी को इंपैक्ट नहीं करेगा, ये आपके कंज्यूमर्स को भी इंपैक्ट करता है। एंड विद दैट वी हैव फिनिश्ड आवर एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा 17th को, एंड 17th को वी विल हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम द मैक्रो एनवायरनमेंट। और विद दैट आई विल टेक योर लीव राइट फॉर द डे। राहुल ने यहाँ पर एक डाउट पूछा है, कैन बी ट्रेड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अपस्टॉक्स एंड ओ 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, इज दैट पॉसिबल? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस राहुल, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस अपस्टॉक्स। लेट मी सर्च, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। बट ऐसा तो नहीं है कि यू कैन ओन 50% ऑफ द शेयर्स, इतना इजीली तो मेरे हिसाब से नहीं है। बट लेट मी चेक, आई हैवंट हर्ड अबाउट इट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर on 17th, right? Till then, take care. Bye bye.